अब अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था, अब अगला कॉन्सेप्ट हम मेजरमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे जान, मेजरमेंट का मतलब होता है टू गिव वैल्यू। इनिशियल मेजरमेंट यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा एट कॉस्ट होगी, हमेशा एट कॉस्ट होगी। सबसे ये है इनिशियल मेजरमेंट, जब आपने एसेट खरीदा इस डेट पे, ठीक है, साल के दौरान में एसेट खरीदा ना, हर रिपोर्टिंग डेट पर जो मेजरमेंट हो रही होगी उसको कहेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है बेटे, सब्सिक्वेंट का मतलब तो बाद अज़ां। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। वो ऑप्शन क्या है? कॉस्ट या रीवैल्यू। ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपकी कॉस्ट या रीवैल्यूएशन। मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है सब्सिक्वेंट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होगी। कॉस्ट क्या है? आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जो परचेज प्राइस होती है वो कॉस्ट है, माइनस डिस्काउंट्स प्लस फ्रेट इनवर्ड प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कोई ऐसी कॉस्ट जो कि उसको यूजेबल हालत में लाने के लिए आप खर्च करते हैं एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसा कि मैनेजमेंट से आ रही है। और एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन आप इसमें शामिल कर लेते हैं। तो बेटे जान, परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट्स वगैरह प्लस इंपोर्ट टैक्स, नॉन रिफंडेबल टैक्स, ठीक है, प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट, ठीक है, प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट। अब डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के अंदर क्या कुछ शामिल है? दिस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट मे इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन। आपकी लेबर काम कर रही थी प्रोडक्शन के लिए, आपने कहा जी आप 3 दिन के लिए प्रोडक्शन से आ जाएं और ये मशीन इंस्टॉल करने पे काम करें। अब वो 3 दिन की उनकी जो चार्जेस होंगे वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ जाएगी? एसेट की कॉस्ट में डेबिट होगी। इतना मेच्योर हो चुके हैं ना वो आप लोग। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक फैमिली पता है, हमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस एक फैमिली पता है, और जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी तो फैमिली है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें एक सब फैमिली है। अब एम्प्लॉय को आप तनख्वाह दे रहे हैं एक तरफ से। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं बहुत सी बातें अब आप लोगों को इस तरीके से करूंगा कि आपको कनेक्ट करने में आसानी और मजा आए। एक शख्स काम कर रहा है, 1 महीना काम किया उसने प्रोडक्शन पे, आपने माल तैयार करके गोदाम में रख दिया। अगला महीने आपने उसे कहा कि अभी तुमने माल बेचना है। अब पहले महीने की सैलरी जो है वो कहाँ पे नजर आएगी आपको? प्रॉफिट लॉस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था ना आपने, तो उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट होगी ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। दूसरे महीने वो सेल करने के लिए काम कर रहा है, आप प्रोडक्शन पे तो काम नहीं कर रहा, तो अब उसको वही सैलरी जो है आप कहाँ पर शो करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। फॉलो? अब चीजें बिक गई, अब आपने से कहा कि यार
ऐसा है कि मैंने एक शोरूम तैयार करना है, उस शोरूम के अंदर ये एसी वगैरह इंस्टॉल करना है। तुम टेक्निकल बंदे हो, एसी सारे तुम दे 50 एसी इंस्टॉल करने हैं, और बंदा सारा महीना 50 एसी इंस्टॉल करने के लिए वायरिंग कर रहा है, केबलिंग कर रहा है, उसकी चीज़ें लगा रहे कर रहा है। अब उसकी एसी को इंस्टॉल करने के लिए आपकी सैलरी दी है ना, तो एसी के इंस्टॉलेशन की कॉस्ट के अंदर सैलरी ऐड करने के, एसी एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम, एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, उसके अंदर उसकी सैलरी तीसरे महीने की उसमें ऐड, तो बंदा तो एक ही है ना, तनख्वाह उतनी मिल रही है। बात को फॉलो किया? तो हमने मकसद देखना है, उसके मुताबिक उसकी फैमिली का हेड चूज करना है। रिकग्निशन क्या मैंने कही थी, करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना। तो पहले महीने की प्रोडक्शन कॉस्ट करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट क्या था उसका, कॉस्ट ऑफ सोल्ड में लेकर जाएं, जिससे प्रोडक्शन लेकर कॉस्ट को डेबिट करें। दूसरे महीने में करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट क्या था उसका, सेलिंग एक्सपेंस में जाए। तीसरे में करेक्ट क्या है, एयर कंडीशनिंग में जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग। अब कहने को आप कह सकते हैं सर डिलीवरी हैंडलिंग कैरिज जो है, सर हमने बचपन में कैरिज इनवर्ट पढ़ा था, परचेजेस में ऐड होता है। तो भाई आज भी परचेजेस में ऐड होता है। ऐसा तो नहीं कि बचपन में अगर आप कस्टर्ड खाते तो आज कस्टर्ड आराम हो गया आपको, आज भी आप कस्टर्ड खा सकते हैं। ठीक है, कैरिज इनवर्ट आज भी परचेज में ऐड, लेकिन ये देखना है कि वो कैरिज आप गुड्स परचेज करने के लिए दे रहे हैं या फर्नीचर परचेज करने के लिए दे रहे हैं कि एसी परचेज करने के लिए दे रहे हैं, उस जगह पे आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैरिज इनवर्ट जो कि आपका एसेट्स से मुतल्लक, आपने एसेट खरीदा है लॉजिकली मार्केट से, उसको उठा के लेकर आएंगे ना अपने ऑफिस में, तो उसकी कैरिज अब वो परचेजेस में तो नहीं ऐड होना चाहिए, वो गलत रिकग्निशन हो जाएगी इसकी। बात को फॉलो किया हमने? तो उसकी कैरेज, शिपिंग, ये वो, इसको हम हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं। फिर इनकम बैग वगैरह वगैरह, फिर इंस्टॉलेशन बात होगी, टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, आपने एक प्लांट लगाया, फर्ज कर लें उसमें शीशे के बॉटल्स बन रही हैं। अब शीशा आपको पता है वो भी एक मतलब लिक्विड फॉर्म में उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसको आप शक्ल देते हैं तो शीशे की बोतल बनती है। फर्ज कर लें आप जब वो शीशे की बोतल बना रहे हैं तो उसका नेक सही नहीं बन रहा, वो मशीन सही जगह एडजस्ट नहीं हो रहा, उसका नेक डाई सही सेट नहीं हो रही। इतने में आपको सही सेट करने में फिर आपने निकाली, फिर निकाली 50 बोतलें जो है वो निकले जिनकी गर्दन सीधी नहीं थी, गर्दन को सीधा करने में 50 बोतलें बाहर आ गई शीशे की। अब वो गर्दन सीधी हो गई, अब आपने कहा जी अब मशीन सेट हो गई। तो जो 50 बॉटल्स आपकी प्रोडक्शन आपके सामने पड़ी हुई है उसको क्या करोगे, स्क्रैप में बेचोगे या अपने ब्रांड के साथ लेबल करके बेचोगे? स्क्रैप में बेचोगे। अब उनकी मशीन को टेस्ट करने में कॉस्ट आ रही है ना सारी की सारी, कि मशीन को एक परफेक्ट स्टेज पर आपने लेकर आके फिक्स करना है। वो 50 बॉटल्स टेस्टिंग के चक्कर में कॉस्ट कर रही हैं आपको सपोज 50,000 रुपए की, बिकती हैं स्क्रैप के तौर पे 10,000 रुपए की। तो आप मशीन को टेस्ट करने के चक्कर में कॉस्ट इनकर कर रहे थे, तो उसमें 50,000 माइनस 10 40,000 रुपया आप मशीन की कॉस्ट में शामिल कर रहे हैं। जिस तरह कैरिज इनवर्ट मशीन की कॉस्ट में शामिल किया, ये भी मशीन को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए आपने खर्च किया। इसको कहते हैं एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, जैसा कि मैनेजमेंट चाह रही थी मशीन को लेकर आना, उसके लिए आप ये सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर इस तरह से प्रोफेशनल फी, कोई आर्किटेक्ट रिक्वायर है या सर्वे वगैरह जो भी है, तो सारी की सारी बेटे आपने उसमें कॉस्ट में ऐड की। अच्छा, अब एक कॉस्ट आती है लैंड। अब सपोजली बिल्डिंग बना रहे हो तो आर्किटेक्ट नक्शा जो बनाएगा उसके मुताबिक ही आप बिल्डिंग बनाएंगे ना, ठीक है? तो आर्किटेक्ट की जो फी है वो बिल्डिंग बनाने के लिए है। अच्छा, अब देखो बेटे, लैंड को डेप्रिसिएट नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम कहते हैं लेकिन एक होती लैंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने
लैंड पे सड़क बनाई, उसका आपने लैंड को आपने खास उसकी टैपमेंट की। कौन सा बेटा? अच्छा बेटे, डिसमेंटलिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने एसेट रिमूव, आज आपने एसेट लगाया। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपका पेट्रोल पंप है, आपने पेट्रोल पंप में टैंक नीचे इंस्टॉल करना होता है जिसमें पेट्रोल स्टोर होता है, और वो फिर बाद में आप डिस्पेंस करते हैं पेट्रोल गाड़ियों के लिए। अब वो टैंक लगाने के लिए आपने जमीन खोदी। अब फर्ज कर लें वो जमीन या वो जगह आपने ली थी लीज पर 20 साल के लिए। तो आपको उस शख्स ने कहा, और मालिक है उसका, कि जनाब आप ठीक है टैंक खोद तो रहे मेरी ज़मीन, लेकिन जब आप जाएंगे 20 साल के बाद तो इस टैंक को जब आप यहाँ से उखाड़ेंगे तो आप ज़मीन को असली हालत में लेकर आएंगे। उसको कहते हैं साइट रेस्टोरेशन। अब वो टैंक की लाइफ सपोजली 20 साल है। आपने 20 साल के बाद उसको एसेट को डीकमीशन करना, उसको कहते हैं डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, ठीक है, या रिमूवल या डिसमेंटलिंग आपने करनी है एसेट की। उस वक्त 20 साल के बाद एक खर्चा होना है, वो 20 साल के बाद का कैश आउटफ्लो है ना। आप उस 20 साल के बाद के कैश आउटफ्लो का फर्ज कर लेते हैं 10 लाख रुपया लगेगा उस वक्त उस टैंक को उखाड़ने का। वो क्यों उखाड़ना पड़ रहा? क्योंकि आज उस टैंक को लगाना हमारी जरूरत है। तो हम आज ही एस्टिमेट करते हैं कि 20 साल के बाद वो टैंक जो उखाड़ेंगे उस पर जो कीमत खर्च होगी, आज उसको उस टैंक की कॉस्ट में ऐड कर दो, लेकिन करेंगे किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो है ना। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करके उसको टैंक की कॉस्ट में शामिल कर देंगे। उसको कहते हैं साइट रेस्टोरेशन और रिमूवल वगैरह।